हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 4 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के रिलेटेड बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई बोर्ड, गुजकेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने जाने की चांसेस हैं वो सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसका क्विक फॉर्मूला रिवीजन करना है ना सारे चैप्टर्स का, तो सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां जाकर इस सारे चैप्टर्स का क्विक फॉर्मूला रिवीजन कर सकते हैं। एक वीडियो के अंदर सारे फॉर्मूला आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो आप इसको पॉज करके ट्राई कर लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से अगर आपने लेक्चर देखा होगा और कॉन्सेप्ट रिवाइज किया होगा, तो इस इतना लाइन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि ये केस ऐसा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रहे होते हैं पार्टिकल के ऊपर, लेकिन दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे यहाँ पर किसकी बात की गई, इलेक्ट्रॉन की। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आउटसाइड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखोगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन है तो v क्रॉस भी करता हूं, तो v क्रॉस भी कर रहा हूं तो थंब नीचे पॉइंट कर रहा है, मींस फोर्स लगेगा नीचे, लेकिन बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में। ये हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फोर्स। और ये पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड तभी पास करेगा जब पार्टिकल के ऊपर इस तरफ नीचे के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो। तो ये दोनों फोर्स का नेट जीरो आ जाता है और पार्टिकल इस तरह से यहाँ पर अनडिफ्लेक्टेड पास करता है। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करेगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ध्यान से देखोगे, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दूं तो पार्टिकल के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो अगर आपको याद होगा कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो पार्टिकल जो है सर्कुलर ऑर्बिट ट्रेस करता है इस तरह से। जो पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा था, बिकॉज नीचे का फोर्स कैंसल आउट हो गया, तो नीचे का फोर्स चला गया, तो पार्टिकल जो है इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट करता है, जिसका रेडियस r होता है। हमने उसका फॉर्मूला भी पढ़ा है, सर्कुलर ऑर्बिट करेगा। बिकॉज हमको पता है कि जो सेंट्रीपिटल जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसको रफ करके करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, देखो इस बार एक गैल्वेनोमीटर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर दिया है, अ गैल्वेनोमीटर कैन विथस्टैंड सेफली अ मैक्सिमम करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। ये जो है ना, कौन सा, कन्वर्टिंग इनटू अ वोल्ट मीटर। हमको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखो कि हमारा इस तरह से फिगर बनता है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। उसके जस्ट पैरेलल में हम एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, आपको पता होगा ना, अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो गैल्वेनोमीटर को जस्ट पैरेलल में हम हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसका रेजिस्टेंस R होता है। और यहाँ से जो करंट आता है वो होता है IG, जो कि होता है गैल्वेनोमीटर करंट। तो यहाँ पे यही जो करंट होता है ना, उसकी वैल्यू दी गई है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जा रहा है IG, उसकी वैल्यू दी गई है 5 मिली एम्पियर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, इट इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रीडिंग 20 वोल्ट। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 20 वोल्ट का है, ठीक है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 20 वोल्ट का, बाय कनेक्टिंग इन सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 3.96 के। ये जो रेजिस्टेंस है 396 के मतलब 3960 ओम है, ठीक है। के मतलब क्या होता है 1000। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा गैल्वेनोमीटर का, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि V इक्वल टू होता है IG। देखो दोनों सीरीज में है तो V इक्वल टू IR होगा ना, तो V इक्वल टू होगा IG इंटू G प्लस R, ये हमारा फॉर्मूला है।
ओके। तो V की वैल्यू हमको दी है 20 वोल्ट, तो यहाँ पे लिखोगे 20 और इसकी वैल्यू दी है 5 × 10⁻³ गैलोमीटर का करंट। G हमको ढूंढना है इसका रेजिस्टेंस और R हमको दिया है 3960। ध्यान से देखोगे ये इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा 20 × 10⁻³ तो हो जाएगा 4 × 10⁻³ तो हो जाएगा 4000 इक्वल टू आ रहा है G + 3960। तो यहाँ से जो G की वैल्यू आ रही है वो आई थिंक 40 आ जाएगी, इसको माइनस करोगे तो 40 आ जाएगी। तो 40 ओम हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन क्या था, गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने वाला। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। अगर आपको टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर टू एम मीटर और वोल्ट मीटर वो वाला लेक्चर देख कर आएँ तो आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ पड़ जाएगा। उसके अंदर मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन देखो फिर से, गैलोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन आया है। क्या दिया गया है, अ गैलोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। तो इस बार हमको गैलोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया गया है 8 ओम। अच्छा, जब गैलोमीटर को अगर हम एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका फिगर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे इस तरह फिगर होता है, यहाँ पे गैलोमीटर होता है, ठीक है। उसके हम पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है। अगर हमको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम बड़ा रेजिस्टेंस लगाते हैं, लेकिन जब एम मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस एस। ये हमारा शंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से टोटल करंट आई आता है, यहाँ पर चला जाता है आई जी और यहाँ पर चला जाता है I - IG। इस तरह से फिगर होता है। ये फिगर मैंने आपको याद रखने कहा था। तो इसके ऊपर से हमारा फॉर्मूला क्या आया था, ये दोनों पैरेलल में है तो फॉर्मूला हमारा आ जाता है कि IG × G इक्वल टू आता है I - IG × S। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आपने बुक में ये फॉर्मूला देखा होगा कि S इक्वल टू होता है IG × G अपॉन I - IG। तो ये फॉर्मूला इसके ऊपर से ही आता है, ठीक है। तो इसको आगे करते हैं हम। अब क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया है, ओके, एम मीटर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। इसका रेजिस्टेंस हमको दिया गया है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस हमको दिया गया है 8 ओम। बोला है द टोटल करंट इज 1 एम्पियर। ये जो आई है ना, आई टोटल करंट हमको दिया है 1 एम्पियर। और बोला क्या गया है क्वेश्चन में, द पार्ट ऑफ इट पासिंग थ्रू द शंट विल बी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर बार क्या होता है, बच्चे लोगों ने फॉर्मूला पूरा रटा होता है तो लोग क्या है IG निकाल देते हैं कि गैलोमीटर के अंदर कितना करंट जा रहा है IG। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर गैलोमीटर का करंट नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन के अंदर इस शंट रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट जा रहा है वो तो हम अगर आंसर निकालेंगे यहाँ पे IG का वैल्यू तो हमको I - IG करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो IG वैल्यू हमको नहीं पता क्या है और गैलोमीटर का रेजिस्टेंस 8 ओम दिया है इक्वल टू I। टोटल करंट हमको दिया है 1 एम्पियर, IG हमको नहीं पता और शंट रेजिस्टेंस हमको दिया है 2 ओम। तो इसे सॉल्व करोगे तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा। तो 4 टाइम्स ऑफ IG इक्वल टू आ रहा है I - IG। अच्छा, 1 - IG। तो यहाँ से देखो 5 IG इक्वल टू आ रहा है 1। तो IG की वैल्यू आ जाएगी 1/5, जिसको हम लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर। तो हमारी जो IG की वैल्यू आ गई ना वो 0.2 एम्पियर आ गई। लेकिन हमको ये करंट नहीं ढूंढना है, हमको ढूंढना है कि शंट रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट जा रहा है। I - IG मतलब मेरे को 1 - 0.2 करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा 0.8 एम्पियर। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है 0.8 एम्पियर, ठीक है। ध्यान रखना था क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये फिगर याद रखने के लिए कहा था। तो आएगा 0.8 एम्पियर। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो उसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है हमको, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द गिवन स्ट्रक्चर इज। तो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। तो क्वेश्चन में हमको इस तरह से फिगर दिया गया है, ध्यान से। ये हमारा जो है सेमी इन्फिनाइट वायर होता है, ओके। और यहाँ पे इस तरह से क्वाड्रेंट दिया गया है और यहाँ पे फिर से एक सेमी इन्फिनाइट वायर ड्रॉ किया गया है, ओके। और ये हमको रेडियस R दिया गया है। इस O पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। O पॉइंट पर ये रेडियस R है, ये रेडियस R है। तो ध्यान से देखोगे ना, तो इसके अंदर 3 सेक्शन है। पहली बात तो हमारे पास ये सेमी इन्फिनाइट वायर है,
ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट वायर है और हमारे पास ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो तीनों सेक्शन की वजह से सर इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो हम एक एक सेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो इस सेक्शन की बात करते हैं। तो ध्यान से देखोगे ना, ये सेक्शन जो है इसका जो वायर जो है अलोंग द लाइन पास कर रहा है, अलोंग द लाइन। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, जब भी वायर अलोंग द लाइन पास करे, मीन्स देखो इस ओ पॉइंट से वायर इसका पास कर रहा है, देखो इसका वायर ओ पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कि μ0/4π × I/A। ये होता है हमारे पास सेमी इनफाइनाइट का वायर। तो इसके अंदर ए जो है ना, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये वायर के अलोंग है। तो वायर जैसे ये हो तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, लेकिन इस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस PO पॉइंट पर है ही नहीं, इसलिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर से आ जाएगा 0। अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड और थर्ड सेक्शन के लिए। तो दूसरे दो सेक्शन हैं, एक ये सेकंड सेक्शन और ये थर्ड सेक्शन। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो यहाँ पर हम उसका नेट इफेक्ट देखेंगे क्या हो रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो पहले मैं सेकंड की वजह से लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे देखोगे ये एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के लिए हम जनरल फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि आता है μ0/4π × I/A × थीटा। मैंने यहाँ पर जनरल फॉर्मूला दिया था, ओके। तो यहाँ पे थीटा जो होता है ना, ये कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, देखो क्वाड्रेंट 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दो तो हो जाएगा μ0/4π × I/A इंटू हो रहा है π/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो μ0/8π × I/A हमारा आंसर आ रहा है। और डायरेक्शन देखोगे कहाँ है, तो थंब रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को पॉइंट करो। फिंगर देखो इनसाइड पॉइंट कर रहा है, इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो इनसाइड आ जाएगा, ओके। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड सेक्शन। अब ये हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। अच्छा, एक ही जगह पर r लिखो, इसका रेडियस लिखते हैं, रेडियस r, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो आ जाएगा μ0I/4π, μ0/4π × I/R, ये इसका होता है। और डायरेक्शन देख लो, इसका थंब रखोगे द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को पॉइंट करो, इनसाइड ही पॉइंट कर रहा है, तो इसका भी डायरेक्शन आएगा इनसाइड। अब नेट आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट एडिशन हो जाएगा, तो बी नेट आ जाएगा B2 + B3। तो ऐड करोगे तो देखो कौन सा कॉमन आ रहा है, μ0 कॉमन आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, और 4π भी कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसका जो है ओके μ0/4π × I/, अच्छा ये पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है μ0/8 × I/R, ओके। तो यहाँ पर आ रहा है μ0/4 × R कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच रहा है देखोगे ध्यान से, तो μ0I/4R कॉमन, μ0I/4R कॉमन, तो यहाँ पे बच रहा है 1/2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4R कॉमन, यहाँ पे बच रहा है ओके। तो यहाँ पे पाई भी है, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओके, 4 कॉमन निकल लिया, तो हम 1/2, यहाँ पे बच रहा है 1/π। अगर मैं पाई भी कॉमन निकाल लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे पाई कॉमन निकाल लेता हूँ, जैसे μ0/4 पाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो हमारा करेक्ट देखो क्या आ रहा है, μ0I/4πR π/2 + 1। तो इसको ऑप्शन में चेक करें तो हमारा ओके μ0I/4πR π/2 + 1। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है, बिकॉज डायरेक्शन जो है इनसाइड है, दोनों का नेट डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है, इनसाइड डायरेक्शन में। तो हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लो। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। इस तरह के क्वेश्चन की आपको आदत डालनी पड़ेगी, बिकॉज एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन की भी आदत डालनी पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैन बी इंक्रीज्ड बाई। अब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इजी क्वेश्चन है, B = होता है μ0 NI,
ओके, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो क्या इंक्रीज करने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो सकती है? सबसे पहला ऑप्शन, एडिंग मोर लूप्स पर मीटर। तो यहाँ पे एन की बात कर रहा है, अगर एन इंक्रीज कर देंगे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज कर जाएगी। सेकंड बोल रहा है इंक्रीजिंग द करंट, हाँ सही बात है, करंट इंक्रीज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी। थर्ड क्या बोल रहा है, पुटिंग एन आयरन कोर इनसाइड द कॉइल टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सही बात है। ये देखो क्या होता है, जो आयरन कोर होता है ना, ध्यान सुन लो कॉन्सेप्ट, जो आयरन कोर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो उसका जो म्यू नॉट होता है ना, उसका म्यू आर लिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली म्यू नॉट से बहुत ज़्यादा होता है वो। तो डेफिनेटली अगर हम आयरन कोर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे बिहेव करेगा, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये डेफिनेटली इंक्रीज कर गई तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज कर जाएगी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑल ऑफ द अबव है। ये सारे फैक्टर से जो है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो सकती है। तो ओके, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, द टॉरॉइड की बात की है। टॉरॉइड आपको पता है ना कि सोलेनॉइड को हम पकड़ के गोल घुमा देते हैं, वो टॉरॉइड होता है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला आता है कि म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट, हम लिखते हैं ना इस तरह से, म्यू नॉट एन आई लिखते हैं, और एन की जगह पर हमारा क्या फॉर्मूला आता है, एन अपॉन 2 पाई आर, इस तरह से लिखते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है। ओके, तो पूछा क्या गया है, टॉरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, इफ द करंट थ्रू इज डबल, तो इसके अंदर करंट डबल कर दिया है, क्वेश्चन के अंदर करंट जो है उसको डबल कर दिया है। उसके बाद क्या किया है, रेडियस इज इंक्रीज 4 टाइम्स, तो रेडियस को भी इंक्रीज कर दिया है जो कि 4r कर दिया है। कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये लाइन को ध्यान दो, कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, ये हमारा एन की वैल्यू होती है, ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, यही तो होता है एन की वैल्यू, यही तो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टॉरॉइड के अंदर ये लेंथ होता है टोटल सर्कमफरेंस, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है पता है, कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को सेम रखा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को सेम रखेंगे तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है म्यू नॉट और आई पर ही डिपेंड करेगा, बिकॉज ये तो हमने सेम रख दिया है। क्वेश्चन अंदर ये कंडीशन रखा है कि हमारा एन जो है वो सेम है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट और आई पर ही डिपेंड करेगा। अब उसको रेडियस के इंक्रीज होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम है तो अगर आपने रेडियस इंक्रीज किया भी होगा तो ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गया होगा, है ना। अगर रेडियस इंक्रीज किया है तो ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गया होगा, तो ओवरऑल जो है नेट इफेक्ट सेम ही रह रहा है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो सेम है। इसलिए हमारा जो है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा, आई को 2i कर दिया है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है 2 टाइम्स हो जाएगा। जो रेडियस को इंक्रीज किया है 4r, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन डाल दी है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम है। तो अगर ये पूरा रेशियो जो है सेम है तो रेडियस को इंक्रीज करो या ना करो क्या फ़र्क पड़ता है। सोचो अगर इसको मैं सेम कर दूं तो म्यू नॉट और आई पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस से बढ़ने से घटने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी डैश इक्वल टू 2b, क्योंकि करंट को हमने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, इसलिए रेडियस से उसको इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी डैश इक्वल टू 2b। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ओके, इसको रफ करके करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारा ये कंडीशन हमको नहीं दिया होता ना, ये कंडीशन है, तब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होता है कुछ और होता, लेकिन ये कंडीशन डाल दिया तो करेक्ट ऑप्शन जो है बी डैश इक्वल टू 2b आया, क्योंकि रेडियस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है एक्सिस वाला पॉइंट का है। तो हमने पता है क्वेश्चन पढ़ा है ये वाला, ये सर्कुलर कॉइल हो, इसके डिस्टेंस r, इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर
अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। सर्कुलर कॉइल पे एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वही हमने ढूंढा है ना। इसमें एक्स होता है ये डिस्टेंस, ये हमारा रेडियस आर होता है। ओके, इसके अंदर करंट जो होता है आई फ्लो कर रहा होता है, तो हमारा ये फॉर्मूला आता है। तो पूछा क्या गया है लेकिन क्वेश्चन के अंदर, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इसके सेंटर पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है और ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 5√5 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस। क्या बोल रहे हैं कि एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन सेंटर है उससे 5√5 टाइम्स, देखो सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन 5√5 टाइम ज़्यादा है उस पी पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पी से। तो उस पॉइंट पी पर हमको पॉइंट पी कितना डिस्टेंस दूर है हमको वही ढूंढना है, मीन्स हमको एक्स डिस्टेंस दूर ढूंढना है। क्या बोल रहे हैं देखो कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज 5√5 टाइम्स अब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स ऑन द एक्सिस, ऑन एक्सिस एट पॉइंट एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है वही हम क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है। हम इसको दोनों डिवाइड करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ओके, और क्या लिखा है, रेडियस 10 सेंटीमीटर इसके अंदर दिया है, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया है इसके अंदर, ओके 5√5 टाइम्स ऑफ ओके दिस। तो हम इसको ढूंढते हैं क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंटर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल होता है μ0I/2r। ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होता है इक्वल टू 5√5 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एट पॉइंट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे हम μ0I/r² अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देखेंगे यहाँ पर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है, और μ0I और μ0I कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है देखोगे ध्यान से, तो आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, ऊपर ये आ रहा है और नीचे देखोगे तो r³ हो गया और इस तरफ आ रहा है 5√5, यही आ रहा है ना। अब क्या करते हैं हम दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा देखोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे ऊपर क्यूब हो जाएगा और नीचे हो जाएगा r�6। इसका स्क्वायर करेंगे तो r�6 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5, तो 25 5 125, तो यहाँ पर आएगा 125। तो सॉल्व करो इसको। अब क्या करते हैं देखो, हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा नीचे आर स्क्वायर, क्यूब रूट ले रहा हूँ, ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट। तो यहाँ पर 5 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो देखो क्या आ रहा है, फर्दर सॉल्व करने से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 5r स्क्वायर, तो यहाँ से आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो x इक्वल टू आ रहा है 2r, नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू आ रहा है 2r। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है 2r आ रही है और हमको r की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। मतलब इस सर्कुलर कॉइल से 20 सेंटीमीटर दूर जो सेंटर पे वैल्यू आ रही है ना, सेंटर पे वैल्यू उससे 5√5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, सेंटर पर तो मैक्सिमम होता है, तो 5√5 डिस्टेंस मतलब इतने, मतलब x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेंटर पर का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर के मैग्नेटिक फील्ड से 5√5 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा किस तरह से इसको अप्रोच करना होता है क्वेश्चन के अंदर। तो इसके यहाँ से रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो इसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू स्क्वायर एंड सर्कल। क्या बोला, हमारे पास एक वायर है जो कि दो वायर है जो कि सेम लेंथ के हैं, एक को हमने बना दिया है स्क्वायर और एक को हमने बना दिया है सर्कल। ध्यान रखना कि दोनों वायर का सेम लेंथ है, ये पहले कंडीशन दे दिया गया है। क्या है कि मान लो इसका लेंथ जो है ये L है
और मान लो इसका सर्कल का रेडियस r है, तो दोनों वायर है ना, इसका टोटल लेंथ जो है सेम है, मतलब पेरीमीटर लेंथ जो बोलो उसको सेम है। तो इधर कैरी सेम करंट, इसके अंदर करंट भी सेम है, मान लो इसके अंदर करंट भी सेम है। तो रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, तो पहली बात तो बात की है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, वो होता है I × A, ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, अगर n टर्न्स हो तो NIA हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ही टर्न की बात की है तो I × A। क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन दी है कि इन दोनों का लेंथ सेम है, तो यहाँ पर दोनों को लेंथ को इक्वेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे इसका लेंथ, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 4L, और इसका टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 2πr। लेंथ तो सेम है ना, इसका सर्कमफरेंस हो गया 2πr, इसका टोटल लेंथ हो गया 4L, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या आएगा देखोगे ध्यान से, तो L = आ रहा है πr/2, L = आ रहा है πr/2, ये इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों का रेशियो लेना है। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा I × इसका एरिया कितना हो जाएगा L², I × A होता है ना, और इसका लिखूंगा तो ड्यू टू सर्कल, यहाँ भी ड्यू टू स्क्वायर है, सर्कल हो जाएगा M, I × A, इसका एरिया हो जाएगा πr²। दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा देखोगे ध्यान से, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्क्वायर अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कल पूछा गया है, तो रेशियो ले रहे हो तो L² अपॉन नीचे आ रहा है πr², ये I तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे r की जगह पर या तो L की जगह पर πr/2 पुट कर दो, तो L की जगह पर πr/2 पुट करोगे तो हो जाएगा π² अपॉन नीचे आ रहा है 4 इंटू आ रहा है πr²। यहाँ से एक पाई से एक पाई कैंसल, r² से r² कैंसल, तो हमारा रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है π/4। ओके, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है उसका रेशियो लेंगे तो π/4 आ जाएगा, π/4। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो है C ऑप्शन है, क्योंकि पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर और सर्कल का मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि पहले स्क्वायर दिया था तो हम स्क्वायर अपॉन सर्कल ही करेंगे, रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मूवमेंट स्क्वायर का सर्कल का। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो C ऑप्शन है, जो कि आ रहा है π/4। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का एक ही हमारा इसके अंदर ट्रिगर पॉइंट था, जो कि बोला गया था कि दोनों का लेंथ सेम है, तो लेंथ सेम कर देंगे ना, तो वही इस क्वेश्चन के अंदर पूरा मेन ट्रिगर पॉइंट है। क्वेश्चन के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई ऐसा वर्ड होता है जो कि पूरे क्वेश्चन को वही वर्ड डिफाइन करता है। तो यहाँ पर उस रेशियो को लेकर अटक जाते हैं अगर आपको L और R में रिलेशन नहीं पता होता तो। ओके, तो देखो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा गया है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू पॉजिटिव एक्सिस। तो हमारे पास मान लो इस तरह से एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो पॉजिटिव x एक्सिस में करंट फ्लो कर रहा है जो कि 1 एम्पियर है। ठीक है, थ्रू अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। यहाँ पे एक वायर है, समझ लो स्ट्रेट वायर है, जिसका लेंथ जो है वो 0.5 मीटर है, और इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का। ओके, और क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, द मैग्नेटिक फील्ड इज 2i कैप प्लस 4j कैप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, यहाँ पर है 2i कैप और प्लस 4j कैप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो x एक्सिस में भी है और y एक्सिस में भी है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर। तो वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, वही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमको पता है कि जो पैरेलल होता है ना, देखो ये करंट और क्या बोलते हैं, देखो करंट का और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों का सेम डायरेक्शन में हो, तो हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है I × L × B। अगर वायर हो तो इस तरह का फोर्स का फॉर्मूला आता है I × L × B। तो हम L × B करते हैं, उसके ऊपर से हमको फोर्स मिलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन दिए गए हैं। देखो ये है B का डायरेक्शन इन I कैप, ये है B का डायरेक्शन इन J कैप। तो ध्यान से देखोगे ना कि फोर्स जो होगा वो L के और B के दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ये फोर्स जो है L और B के दोनों परपेंडिकुलर होगा। और L × B करते हैं, देखो हमारा L वेक्टर जो है वो अलॉन्ग द करंट लेते हैं। हमारा L वेक्टर जो होगा अलॉन्ग द करंट, और L × B करेंगे। तो ध्यान से देखोगे जो पैरेलल है ना, पैरेलल जो दो पैरेलल हो तो L × B आएगा ही नहीं। यहाँ पे L × B को मैं ILB sin थीटा लिख सकता हूँ, ILB sin थीटा।
वह थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। तो एल और बी के बीच में आई वाले में 0 आ रहा है, लेकिन जे एक्सिस में देखो, जे एक्सिस में एल और बी के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन आई डायरेक्शन, उसके वजह से आएगा 0, क्योंकि एल बी साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, लेकिन वाई वाला कंपोनेंट है, उसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स आएगा, उसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, आई एल बी साइन थीटा, जो कि हो जाएगा साइन 90। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर। यहाँ पे लिखोगे 1, लेंथ कितना है 0.5, जो कि हो जाएगा 1/2, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है जे डायरेक्शन में 4j कैप, तो यहाँ पे आएगा 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 2 न्यूटन का। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछा हमको, तो डायरेक्शन आएगा अलोंग द पॉजिटिव। ध्यान से देखोगे तो हमको एल क्रॉस बी करना है। तो देखो ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड और ये है मेरा लेंथ वेक्टर, तो एल क्रॉस बी करूँगा। देखो एक्स क्रॉस वाई कर रहा हूँ, एल क्रॉस बी, तो अलोंग द जेड एक्सिस। यहाँ पे इसको जो फोर्स आएगा अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। एल क्रॉस बी करूँगा ना, इसका फॉर्मूला जो होता है आई इंटू एल क्रॉस बी होता है, ये बात ध्यान रखना आप। तो देखो एल जो वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, और एल क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आई डायरेक्शन में, तो फोर्स आएगा इस तरफ, लेकिन आई वाला कंपोनेंट की वजह से फोर्स आएगा 0। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है, 2 न्यूटन अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करो एक बार। अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द रेडियस इज। क्या बोला गया हमको, कौन से पार्टिकल दिए हैं, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल दिया गया है। ये क्वेश्चन को आप 5 स्टार क्वेश्चन दे दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के एकदम फुल चांसेस है। अल्फा पार्टिकल हमारे पास, प्रोटॉन भी है, अच्छा यहाँ पहले हमको प्रोटॉन दिया, फिर न्यूट्रॉन दिया, फिर अल्फा पार्टिकल दिया है। तो पहले यहाँ पर लिखता हूँ प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन और फिर अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हमको बोला गया है कि तीनों के अंदर सेम काइनेटिक एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम दी गई है हमको क्वेश्चन के अंदर, और बोला कि रेडियस क्या होगा उन दोनों का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, रेडियस क्या होगा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है रेडियस वाला है। मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस का फॉर्मूला जो होता है R इक्वल टू वो आता है mv/qb, लेकिन मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला तभी यूज़ करेंगे जब वेलोसिटी कांस्टेंट दिया हो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला हो ना, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, जो कि होता है क्या बोलते हैं, √2mke/qb। हमने इसको कैसे लाया था, हमने इसके रेडियस के 2-3 फॉर्मूले देखे थे। एक तो आ जाता है mv की जगह पर p लिख सकता हूँ, p/qb, और p की जगह पर लिख सकता हूँ √2mke, और भी लिख सकते हैं हम √2mke लिख सकता हूँ p की जगह पर। और मैंने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी जगह पर हम q × v लिख सकते हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस वाला टर्म दिया हो ना, तब ये फॉर्मूला यूज़ करना आप। ये कब होगा, जब मोमेंटम सेम हो। ये कब यूज़ करना है, जब काइनेटिक एनर्जी सेम हो। ये कब यूज़ करना है, जब वोल्टेज हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, ऐसा कुछ बोला है। और ये कब यूज़ करना है, जब वेलोसिटी सेम हो। मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे। तो इस क्वेश्चन के अंदर काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी वाला हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या है, हमको पता है रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा R इक्वल टू √2mke/qb, where m is the mass of the particle, k the kinetic energy, charge, और b is the magnetic field। तो काइनेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही दिया गया है। बात होगी हमारे पास सिर्फ मास और चार्ज की। तो प्रोटॉन के लिए लिख सकता हूँ मैं √2 × मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन नीचे आ जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज टू। न्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, √2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन नीचे आ जाएगा चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। और अल्फा पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, 2 × मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन नीचे हो जाएगा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल।
तो ध्यान से देखोगे ना, प्रोटॉन का जो मास होता है, अगर प्रोटॉन के मास को अगर मैं m मानूं, अगर प्रोटॉन के मास को अगर m मानूं, ये प्रोटॉन का मास है और प्रोटॉन के पास चार्ज होता है E, तो न्यूट्रॉन का जो मास होगा ना वो 2m होगा और प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है m, चार्ज होता है E, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल के इसमें क्या होता है, इसके कंपेरेटिवली में 4 टाइम्स होता है उसका मास। हेलियम पार्टिकल होता है He2+ और इसका मास होता है, सॉरी इसका चार्ज होता है 2e। तो यहाँ पे 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए, नहीं हो तो आप नोट कर लो। प्रोटॉन का मास m हो, चार्ज E, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से डबल होता है 2m, चार्ज होता है E, अल्फा पार्टिकल का 4m और चार्ज होता है 2e। यहाँ पे पुट करो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना m अपॉन नीचे हो जाएगा E इज 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 2m अपॉन चार्ज हो जाएगा नीचे, चार्ज हो जाएगा E इज 2, इसका मास हो जाएगा 4m अल्फा पार्टिकल का और नीचे चार्ज हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का। देखोगे ध्यान से तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये √2 तो कैंसिल हो जाएगा सब के अंदर, √2 सबके अंदर कैंसिल हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2e। ध्यान से देखोगे यहाँ से क्या आ रहा है, ये √2 तो सब में कैंसिल हो जाएगा, तो √2 वाला टर्म भी हटा दो, ये 2 तो सब में कैंसिल हो जाएगा, तीनों में सेम है ना, तो 2 तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है देखो, √m/e, √m/e। तो ध्यान देखोगे अगर इसको √m/e कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा √2 और यहाँ से 4 के बाहर आ गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ना। √m/e सबसे कैंसिल कर दो, यहाँ के अंडर रूट में 4 है, इसको बाहर आएगा तो √2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे ये हमारा रेशियो आ रहा है 1:√2:1। तो वहाँ देखोगे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा, इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है 1:√2:1, जो कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप अच्छे से नोट कर लो एक बार। ओके, तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखोगे ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड b। ठीक है, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वेलोसिटी b है, मैग्नेटिक, इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ, रेडियस क्या होगा। अरे सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस का फॉर्मूला यूज करो यार, मैग्नेटिक mv/qb। अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं, वेलोसिटी डबल किया ना, तो r' बोलता हूँ जिसमें वेलोसिटी को मैंने डबल कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दिया, तो क्यों मैग्नेटिक फील्ड को मैं हाफ कर दे रहा हूँ b/2। तो यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला क्या आ रहा है, देखो रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ रेडियस r, 2 × 2 4 हो गया ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4 टाइम्स, रेडियस जो है 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या बोला है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है जो इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट पर है। तो आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के लेक्चर के अंदर, कि अगर पार्टिकल रेस्ट पर हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, पार्टिकल के मैग्नेटिक फोर्स आएगा 0। तो भले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डाल दो, लेकिन अगर पार्टिकल रेस्ट पे है, अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट होता है, अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो उसके अंदर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा 0, मतलब पार्टिकल जो है रिमेन्स स्टेशनरी। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है सी है। बाकी सब ऑप्शन तो ऐसे ही दिए गए हैं, ये कंडीशन दे दिया ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी है, मतलब जगह से मूव नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था, चैप्टर का नाम ही है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो भी है वो मूविंग चार्जेस पे लगता है। अगर पार्टिकल रेस्ट पे हो तो मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ओके, तो हम सबको क्वेश्चन समझ पड़ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, A beam of electrons and protons move parallel to each other in the same direction. Then they, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है,
मेरे को बताओ कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। बी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये हमारे पास प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलली मूव कर रहे हैं, तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। हमको पता है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स क्या होता है। अगर दो वायर के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। करंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट हो तो अट्रैक्ट करेंगे, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपेल करेंगे। ध्यान देखोगे ना, जो करंट होता है ना इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है। मतलब इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, ये हमारा करंट है आई, ठीक है। और करंट जो है पॉजिटिव चार्ज की केस में उसके अलॉन्ग फ्लो करता है, ये हमारा करंट है, ये दिस। तो ध्यान से देखोगे दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हमारा जो करंट ऑप्शन जो हो जाएगा वो रिपेल ईच अदर वाला हो जाएगा। दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या करेंगे, दोनों रिपेल करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स था। उन्होंने डायरेक्टली करंट नहीं दिया, उन्होंने हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे दिया। तो कुछ नहीं, हमको तो कॉन्सेप्ट पता है कि दो वायर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपेल करेंगे। अगर नहीं पता हो तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है कुछ CBSE प्रीवियस ईयर में आए हैं, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और कुछ जो है गुजकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते जाओ। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी देखो कुछ इसी तरह क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको एक वायर दिया गया है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, और यहाँ पे हमको एक रेक्टेंगुलर लूप दिया गया है। इसके अंदर यहाँ पे करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा करंट आई है, ये करंट आई है, ओके। तो क्या बोला गया है कि वायर के ऊपर क्या होगा, मतलब वायर इस तरह से मूव कर जाएगा, इस तरफ खींच जाएगा, गोल घूम जाएगा, कि क्या होगा, रिमेन स्टेशनरी, क्या होगा वायर के ऊपर। देखो सबसे पहली बात ध्यान देखोगे ना, तो वायर के ऊपर ये इस तरह से ये करंट रखा है। हमको पता है कि ये दोनों करंट पैरेलल वायर्स हैं, तो इसके ऊपर से फोर्स तो लगेगा ही। लेकिन ये जो करंट है ना, ये दोनों करंट जो है वायर के जस्ट परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का फोर्स तो नेट कैंसिल हो जाएगा ना। इसके उधर से कोई फोर्स लगेगा, इसके उधर से कोई फोर्स लगेगा, इन दोनों फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों का फोर्स जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि हम फोर्स का फॉर्मूला हमको क्या पता है, फोर्स का फॉर्मूला पता है μ0/2π इंटू I1 इंटू I2 अपॉन D, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फॉर्मूला होता है, हमको पता है। तो D जो होता है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है। तो ध्यान देखोगे ना, ये दो सेक्शन है, ये वाले और ये वाला सेक्शन, ये वायर से इक्वल डिस्टेंस पर है, सेम करंट है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो भी फोर्स लगेगा इन दोनों की वजह से वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचे हैं ये दोनों सेक्शन, एक ये सेक्शन और ये सेक्शन, बिकॉज इन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस अलग अलग है। मान लो ये D है तो ये कोई अलग ही डिस्टेंस होगा। हमको डिस्टेंस दिया है वायर का, ओके। मान लो चलो डिस्टेंस कुछ भी हो, D' हो, हमको पता है जो D' है वो ग्रेटर देन D होगा ना, क्योंकि देखो ये दूर है, ये वायर ये नज़दीक है। तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D आ रहा है, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D आ रहा है। तो ध्यान देखोगे इस वायर की वजह से ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका D कम है, D कम तो फोर्स ज़्यादा। इस वायर का फोर्स कम लगेगा क्योंकि इसका D ज़्यादा है, D ज़्यादा तो फोर्स कम। अब देखो ध्यान से, हमको पता है कि दो वायर अगर सेम डायरेक्शन में हो, देखो सेम डायरेक्शन में, ये दोनों कंडीशन में देखो, ये दो वायर सेम डायरेक्शन में है, ये क्या करेगा, वायर को अट्रैक्ट करेगा। सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और इन दोनों को देखोगे ना, तो वायर का सेम डायरेक्शन और इसका अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन बिकॉज इसका फोर्स ज़्यादा है, इस वायर का फोर्स ज़्यादा है, इसलिए जो है ये पूरा लूप जो है इस तरह से इस वायर की तरफ मूव करेगा। तो मूव टुवर्ड्स द वायर, ये ऑप्शन है हमारा, मूव टुवर्ड्स द वायर। क्यों टुवर्ड्स द वायर, ये दोनों को उधर से फोर्स लग रहा है नो डाउट, लेकिन इसके उधर से जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है। और दूसरी बात,
दोनों करंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्ट करेंगे, करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेंगे। इसका फोर्स ज़्यादा है तो ये अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से वायर जो है इसके तरफ मूव कर जाएगा, वायर की तरफ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो अट्रैक्ट होगा, मतलब मूव टुवर्ड्स द वायर, मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब। ठीक है, कॉन्सेप्ट सॉल्व पढ़ना चाहिए आपको, किस तरह से कॉन्सेप्ट पूछ रहा है वो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। क्वेश्चन अंदर क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी along the axis of current carrying long solenoid, which of the following is true। यहाँ से हमारे पास सोलेनॉइड होता है, हमको पता है ना सोलेनॉइड, जिसके अंदर इस तरह से n टर्न्स होते हैं, और इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अगर करंट जो है इसके, देखो यहाँ पे करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा हो अगर, तो हम करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेंगे, करंट का डायरेक्शन फिंगर कर्ल करेंगे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सिस करंट which are the electron will be accelerated toward the axis, the electron path will be circular, the electron will experience a force। तो फोर्स वाली तो कोई कहानी नहीं आएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे घुसेगा तो देखोगे ध्यान से वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स तो हो जाएगा जीरो, मतलब मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा जीरो बिकॉज ये पैरेलल ही है। लेकिन यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, देखो मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड द एक्स एक्सिस, पाथ विल बी सर्कुलर। देखो सर्कुलर तो तब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फोर्स हो, जैसे इस तरह से फोर्स लग रहा हो, तब वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तब सर्कुलर पाथ मूव करता है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन तो गलत है। सी ऑप्शन फोर्स एट 45 डिग्री, वो भी गलत है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला फोर्स है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड। हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो पार्टिकल जो इसी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता जाएगा। ठीक है, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो पार्टिकल को कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स क्यों जीरो आ रहा है, बिकॉज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, तो इसमें थीटा जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा जीरो। ओके, तो होप सो क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। तो रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुकी होगी, तो इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। देयर आर 50 टन्स पर सेंटीमीटर लेंथ इन अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। तो हमारे पास इस तरह से लॉन्ग सोलेनॉइड है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ क्या है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 टन्स। इफ द करंट इज 2.5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है यार। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो, म्यू नॉट एन आई, तो उसमें म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन की वैल्यू है 50 और करंट की वैल्यू है 2.5 एम्पियर। तो सॉल्व कर लोगे, 2.5 4 × 10 हो जाएगा, 10 × 50, तो आ रहा है मेरा आंसर 50। तो देखो यहाँ पे 2.5 × 10 हो जाएगा, 10⁻⁶ हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, 50 पाई इंटू 10⁻⁶ आ रहा है, 50 पाई इंटू 10⁻⁶, 50। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 5 पाई इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन 5 पाई इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर दिया, ओ सॉरी, यहाँ पे एक टर्म दिया है नंबर ऑफ टन्स पर सेंटीमीटर लेंथ। तो यहाँ पे नीचे सेंटीमीटर, देखो हमको पता है कि नंबर ऑफ टन्स इस तरह से होता है ना, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। ये जो लेंथ हमको दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पे इंटू 10⁻² नीचे और करना पड़ेगा। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा 5 पाई इंटू 10⁻⁵
3। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीन्स हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, इसको पॉज करके ट्राई कर लो। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास ऑफ दिस, मास दिया गया है, चार्ज दिया गया है, मूविंग वेलोसिटी दिस, इफ दे डिस्क्राइब अ सर्कुलर ऑफ रेडियस दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये हमको पता है रेडियस का फॉर्मूला R इक्वल टू हो जाएगा mv/qb। इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा रेडियस का। देखो हमको दिया है मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, रेडियस भी हमको दिया है, मैग्नेटिक फील्ड हमको पूछा है। तो एक दो इस तरह से कैलकुलेटिव क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी mv/q × r। मास हमको पता है 9.1 × 10⁻31। वेलोसिटी हमको क्या दिया है 10⁶। और नीचे क्या क्या हमको दिया है फिर Q हमको दिया है 1.6 × 10⁻19। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन किया जाएगा। रेडियस क्या दिया है हमको 0.2 मीटर। ध्यान से देखोगे 10⁻5 के टर्म में हमको आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखोगे ना, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल कर सकता हूँ। 16 6 96 होता है ना, तो अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ मैं, तो कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा 0.1, इसको मैं 3 से कैंसिल कर सकता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर 3 के नज़दीक कुछ आएगा। देखो ध्यान से, और यहाँ पे आ रहा है देखो 19, ये हो जाएगा -25, और यहाँ पे आ रहा है 10⁶। ठीक है, 10⁻⁻6, तो 3 × 10⁻6 आ रहा है। मतलब अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालें ना, तो हमको पता हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा। देखो 1.63 था, यहाँ पे 0.1 भी है, तो यहाँ पे बचेगा 10⁻5। तो 3 × 10⁻5 आ रहा है। तो देखोगे हमारा 3 के नज़दीक हमारा आंसर आ रहा है, क्योंकि हमको 10⁻5 के टर्म में आंसर निकालना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन है, जो कि 2.84 है। इसका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होता, आपको अप्रॉक्सीमेट लेके उसको आंसर निकालना होता है। ठीक है, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा सॉल्व करने जाओगे एग्जाम में सिर्फ हमको आधे घंटे का टाइम होता है, 1 घंटे का टाइम, तो उतने के अंदर कैलकुलेशन करोगे तो बाकी क्वेश्चंस रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस r इज कैरिंग करंट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंग एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस a। ध्यान देखोगे ना, हमको यूनिफॉर्म वायर दिया है जिसका रेडियस भी r है, मतलब इस तरह से हमको केस दिया है, ये हमारा रेडियस r है। ठीक है, और कैरिंग अ करंट I, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस a फ्रॉम इस। ध्यान से देखोगे तो हमको इस तरह से, मतलब एक वायर दिया इसका रेडियस भी r है हमारे पास, तो रेडियस r होता है ना, तो हमको किसी पॉइंट a ऑन द एक्सिस, हमको फ्रॉम द एक्सिस a से हमको फ्रॉम द एक्सिस दिया गया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पूछा गया है। तो अगर रेडियस r हो तो हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है μ0I इंटू जो डिस्टेंस होता है स्मॉल r इक्वल टू होता है 2π कैपिटल R का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्म मतलब जिसका वायर का थिकनेस हो, अगर थिकनेस नहीं होता वायर का तो हमको पता है उसका फॉर्मूला होता है इन्फिनिट वायर का μ0/2π × I/a, क्योंकि थिकनेस होता ही नहीं है, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन थिकनेस हो तो वायर का ये फॉर्मूला आता है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन B इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। यहाँ पे A जो है ना, डिस्टेंस R है, स्मॉल r डिस्टेंस R के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो D ऑप्शन है, जो कि है A। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पैरेलल वायर दिया गया है, करंट सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स क्या होगा। ध्यान से देखो कि दो पैरेलल वायर्स इस तरह से, जिसके बीच में डिस्टेंस हमको दिया है 1 मीटर का, और फोर्स पूछा गया है इसके अंदर क्या होगा। करंट है इसके अंदर 5 एम्पियर का, दोनों सेम डायरेक्शन में। सबसे पहली बात, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना करंट, तो सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स होगा एट्रैक्टिव। हमारा सी और डी ऑप्शन है वो तो पहले ही गलत है। अब बचे हमारे पास ए और बी ऑप्शन है, तो उसको हम निकाल लेते हैं। हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है μ0/2π × I1 I2
अपॉन डी होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा होगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये फॉर्मूला होता है। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁷ -7। I1 I2 दोनों में सेम करंट होगा 5 एम्पियर का, 5 × 5 अपॉन नीचे डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर। तो 25 2 हो जाएगा 50, तो 50 × 10⁻⁷ आ रहा है, तो आएगा आंसर 5 × 10⁻⁶। और फोर्स कैसे होगा, अट्रैक्टिव, क्योंकि करंट जो है दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास एंड चार्ज क्यू इस इंसिडेंट ऑन द एक्स-जेड प्लेन। हमको पता है पार्टिकल इस तरह से है, मान लेते हैं हमारे पास ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। पार्टिकल जो है मान लो एक्स जेड एक्सिस में इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, विथ वेलोसिटी v एंड मेकिंग एंगल ऑफ थीटा विथ द पॉजिटिव जेड एक्सिस। इसकी जो वेलोसिटी v है और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ये तो बोला क्वेश्चन के अंदर। तो पार्टिकल का नेचर क्या होगा, ध्यान से देखोगे ना, पार्टिकल का जो है देखो यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मास एंड चार्ज क्यू इस इंसिडेंट एक्स-जेड प्लेन, वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड है, मैग्नेटिक फील्ड हमको एक्स डायरेक्शन में दिया है। तो ध्यान से देखोगे ये जो केस है ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों बीच में एंगल थीटा वाला केस है। जब थीटा केस होता है ना इस तरह का कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में थीटा एंगल हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पैरेलल कंपोनेंट, एक होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तब हमारा जो पाथ होता है पार्टिकल का वो हेलिकल पाथ होता है। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, जिस केस के अंदर रैंडम एंगल थीटा में पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, हेलिकल। अगर परपेंडिकुलर होता है तो सर्कुलर होता है और पैरेलल होता है तो जीरो होता है, लेकिन अगर थीटा एंगल पर दिया हो तो हमारा पाथ हो जाएगा हेलिकल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। एक प्रोटॉन है जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी दी गई है हमको। देखो एक प्रोटॉन है जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है और हमको मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू दी गई है जो कि है 2.5 टेस्ला और काइनेटिक एनर्जी दी है 2 × 10⁶ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉन मेगा मतलब 10⁶ लिख दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया गया है। तो पूछा गया है फोर्स ऑन द पार्टिकल इस, तो हमको पता है पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है सॉरी, तो फोर्स हो जाएगा Q × V × B। अब ध्यान से हमको वेलोसिटी तो दिए नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज हमको मिल जाएगा, तो वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का, जो कि हो जाएगा 12 mv²। तो V = हो जाएगा √2k/m। तो पुट कर दो वैल्यू, 2 × k की वैल्यू है 2 × 10⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ना, तो उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अपॉन मास कितना हो जाएगा प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻27। मास हमको दिया गया होगा क्वेश्चन के अंदर 1.6 × 10⁻27। तो ध्यान से देखो कि 1.6 कैंसल, अंदर बच रहा है 4 और ऊपर देखोगे तो 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + 6 हो रहा है 14, 10⁻27 यहाँ पे हो जाएगा 8 + 6 हो रहा है 14, बाहर आएंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻7। ये हमारा क्या आ रहा है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो चार्ज क्या हो जाएगा प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻19, वेलोसिटी वैल्यू है 2 × 10⁻7 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2.5। इसको सॉल्व कर लोगे ये जाएगा 5, 16 5 से हो जाएगा 80, मतलब हमारा आंसर कुछ देखो 5 हो जाएगा, 5 × 16 हमारा आंसर हो जाएगा 8 × 10⁻13 है ना। 19 - 12 क्या हो जाएगा 12 + 7 19 होता है, तो 8 × 10⁻12। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, 8 × 10⁻12 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से हमको फोर्स पूछा गया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा, तो यहाँ पे इस तरह सॉल्व करना था। काइनेटिक एनर्जी हमको दी थी लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया था, तो उसके ऊपर से इसको रिलेट करके सॉल्व कर लेना था। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस केस में भी 2 पैरेलल वायर पूछा गया है, लेकिन ध्यान दोगे ना तो उन्होंने इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उनको बीच में नहीं पूछा गया है, मतलब यहाँ पे नहीं पूछा है। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो जो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम कि म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 I2 बाई डी, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब पॉइंट जो है इसका कहीं बीच में हो, लेकिन इस बार इन लोगों ने यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है तो हम 2 इंडिविजुअल केस लगाएंगे। देखो P पॉइंट जो कि इससे R डिस्टेंस दूर है और ये डिस्टेंस जो है हमको 2R दिया गया है। तो हमको पता है एक स्ट्रेट वायर, उसके ऊपर P पॉइंट पे इन्फिनाइट वायर हो तो फोर्स कितना लगता है हमको पता है। देखो पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है स्ट्रेट वायर की वजह से, अच्छा फोर्स नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I बाई ए, वेयर ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। करंट देखो दोनों में क्या क्या दिया गया है, करंट दोनों में I है तो यहाँ पर I रखो। तो पहले इसकी वजह से लिखूंगा B1 तो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3R, और B2 लिखूंगा तो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन डिस्टेंस कितना होगा 2 इंटू 2 पाई R। ओके, बिकॉज इससे R डिस्टेंस दूर है और इससे जो है 3R डिस्टेंस दूर है, और दोनों में डायरेक्शन भी सेम आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर सकते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, देखोगे ध्यान से, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R कॉमन, अंदर बच रहा है देखो 1/3 प्लस 1, अंदर ही बचेगा ना, तो 1/3 प्लस 1 हो जाएगा 4/3, तो 4/6 हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन पाई R। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2/3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I अपॉन पाई R। ठीक है, तुम्हारा इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2/3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I अपॉन पाई R। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज हमने चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज किया है, जिसके अंदर मैंने बेस्ट क्वेश्चन किए CBSE के, गुजकेट के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट क्वेश्चन जो आने की आशंका है वो सारे क्वेश्चन हमने किए। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।